हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार। चलिए दोस्तों, कांस्टेबल जीडी का जो जीके जीएस का जो क्लास चल रहा है वो क्लास नंबर 2 है। तो दोस्तों, विथ प्रूफ के साथ हम जो है कांस्टेबल जीडी 2021 में जो जीके जीएस पूछा गया था उस विथ प्रूफ के साथ हम क्वेश्चन सेम टू सेम जो पूछा गया था 2021 में कांस्टेबल जीडी में, सेम वही क्वेश्चन विथ प्रूफ के साथ लाए हैं। और बिना देरी किए हुए हम जो है जीके जीएस को फटाफट अध्ययन करेंगे। अभी जो कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम 10 जनवरी से 2023 10 जनवरी से चालू होगा, इसीलिए समय बहुत कम बचा है। इसलिए अभी हम जीके जीएस का जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा क्वेश्चन को पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे फटाफट। हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस पर इसका वीडियो डाल दिया जाएगा। यूट्यूब पे सर्च करना है फुल नेम के साथ ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस। यूट्यूब पे जैसे ही ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ मेरा लोगो लगा हुआ है। लोगो पे क्लिक करना है। लोगो पे जैसे ही क्लिक करिएगा हमारे जो है चैनल पे पहुँच जाइएगा और वहाँ से आप जो है कांस्टेबल जीडी का जीके जीएस फटाफट रिवीजन हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका जो है कांस्टेबल जीडी का जीके जीएस का फटाफट रिवीजन, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। प्लेलिस्ट में लिखा हुआ रहेगा कांस्टेबल जीडी जीके जीएस जो है जीके जीएस कांस्टेबल जीडी। तो वहाँ जाके जैसे ही आप हमारे चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा जीके जीएस कांस्टेबल जीडी 2023। वहाँ जाके जैसे ही आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सारा वीडियो जितना भी वीडियो हम डाल रहे हैं वो मिल जाएगा और एक एक करके आप जो है हमारे साथ जुड़ के रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विथ प्रूफ के साथ लाए हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम पहला क्वेश्चन जो है का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों देखिए कि पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? बोल रहा है कि सितंबर 2021 के आंकड़े के अनुसार, जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? कहाँ के हैं? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। इमैनुअल मैक्रोन जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्शन किया जाता है? निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्शन किया जाता है? यानी कि क्या उसमें जैसे चींटी काटेगा तो इंजेक्शन के जैसा लगेगा और उसमें हमारे शरीर में क्या चला जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में चल जाएगा। इंजेक्ट किया जाता है यानी कि त्वचा में घुस जाता है, चींटी काटने से इंजेक्ट किया जाता है फॉर्मिक अम्ल। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है। थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन है तो इसको हम छोटा कर लेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा
शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत, हड़प्पा सभ्यता जो होता है वो अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर, हड़प्पा में ही शहर था धौलावीरा को कितने भागों में विभाजित किया गया, कितने भागों में विभाजित किया गया तथा प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। वो कितने भागों में विभाजित था? तो ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में, 3 ऑप्शन 3 भागों में। तीन ऑप्शन 3 भागों में। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, एम्मा रादुकानु ने सितंबर 2021 में डैश को हराकर यूएस ओपन महिला एकल टेनिस खिताब जीता है। एम्मा रादुकानु जो था तो यूएस ओपन इसने जीता था, किसको हरा के जीता था 2021 में। बोल रहा है कि जो एम्मा रादू जो खिलाड़ी हैं, टेनिस का खिलाड़ी हैं, सितंबर 2021 में यूएस ओपन जो कि साल के लास्ट में होता है, तो वो किसको हरा के जीता है? किसको हरा के जीता है यूएस ओपन? एम्मा रादुकानु लेला फर्नांडिस किसको हरा के जीता है? लेला फर्नांडिस को, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एम्मा रादुकानु जो था टेनिस में यूएस ओपन जीतने वाले खिलाड़ी थे, टेनिस के खिलाड़ी थे एम्मा रादुकानु। तो आपको ये बताना है कि एम्मा रादुकानु महिला थे या पुरुष थे। कमेंट में आपको बताना है कि एम्मा रादुकानु महिला थे या पुरुष थे। कमेंट में आपको इस सवाल का जवाब को बताना है। तो दोस्तों हमारे साथ अगर इसी तरह जुड़े रहिएगा तो हम जो है कांस्टेबल जीडी का जीके जीएस बैच क्लास जो है जीके जीएस क्लास को हम जो है आपके साथ मिलजुल के आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। आपका जिस तरह सपोर्ट मिलेगा उसी तरह हम जो है इस क्लास को उतना ही अच्छी तरीक़ा से और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और आपके साथ अध्ययन करेंगे मिलके। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? कहता है 13वां और 14वां शताब्दी था दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में पंजाब में गोखर जनजाति का प्रतिनिधित्व था। ऑप्शन नंबर ए गोखर जनजाति। तो आपको कमेंट में बताना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? चीफ मिनिस्टर, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िएगा तो कुछ सीखने को भी मिलेगा। हम कुछ सवाल को पूछेंगे, अगर नहीं जानिएगा तो उसका उत्तर भी हम देंगे। दोस्तों अगर यदि आप हमारे साथ हमको आपका सपोर्ट मिला तो हम अपने क्लास को लाइव चलाएंगे। आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। 6 नंबर क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? बोलता है अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर क्या थी? तो अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर जो था 2 नंबर ऑप्शन में 3.35%। तो दोस्तों ये जो रेपो रेट दर होता है ये करंट का क्वेश्चन होता है और हर एक साल रेपो रेट दर में बढ़ती है और घटता है। क्या होता है? बढ़ता है और घटता है। तो इसको याद रखना है, कौन जो है ध्यान में रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है,
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का प्रचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का प्रचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है। उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। कहता है कि किस प्रकार है बैंक होता है जो कि जिसका संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है, उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। तो वो कौन बैंक है? नियो। नियो उसको बोला जाता है। किस प्रकार बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है? नियो बैंकों का संचालन जो होता है वो ऑनलाइन होता है और उसकी कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है, नियो बैंक। तो आपको बताना है कि दोस्तों कि एसबी आरबीआई, तो आपको बताना है कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं कौन हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है क्वेश्चन नंबर 9 है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। कहता है कि बैंकिंग अधिनियम किस अधिनियम के द्वारा? बैंकिंग अधिनियम 1949 के किस धारा के प्रावधानों के तहत, किस धारा के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से ऑन लाइसेंस लेना प्राप्त करना आवश्यक है। कहता है कोई भी वाणिज्यिक प्राइवेट बैंक हो, उससे अगर यदि अपना बैंक नया प्राइवेट बैंक चालू करता है तो किस बैंक से जो लाइसेंस लेना पड़ता है? भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना पड़ता है। बैंकिंग अधिनियम 1949 के धारा कितने के अनुसार? धारा 22 के अनुसार। 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक इकोसिस्टम है, परितंत्र है, पारिस्थितिकी परितंत्र कौन है? रेगिस्तान एक क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है। बांध जो है नहीं है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? एक रेगिस्तान है। बांध तो बनाया जाता है, बगीचा भी लगाया जाता है, एक्वेरियम, लेकिन रेगिस्तान को अपने आप बन जाता है। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 रेगिस्तान आंसर होगा। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों को निम्नलिखित कौन सा एक था? बोल रहा था अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में से कौन सा एक था? ये 8 समुद्र तटों को अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। उसमें से एक ठो का नाम बताना है कि ये चारों में एक ठो कौन है। तो कारवार नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? शिवराजपुर जो था, शिवराजपुर 8 समुद्र तट जो था उसको
फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू पैक प्रमाण पत्र दिया गया था। किसको? शिवराजपुर समुद्र तटों को, शिवराजपुर समुद्र तटों को। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है क्या कि फिल्म थलाइबी थलाइबी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, डैश के जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोपिक है। किसका है? जो बोल रहा है, थोड़ा पढ़ने में जो दिक्कत हो गया। फिल्म थलाइबी जो सितंबर 2021 में रिलीज हुई थी, वो किसके जीवन पर आधारित आधिकारिक बायोटेक है। ये बोल रहा है बायोटेक का अर्थ होता है किसके जीवन पे वो जो थलाइबी फिल्म जो बनाया गया है, किसके जीवन पे बनाया गया है। तो किसके जीवन पे बनाया गया है थलाइबी फिल्म? जयललिता कौन थे? जयललिता कौन थे? ये राजस्थान के जो थे मुख्यमंत्री थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जयललिता, पूर्व मुख्यमंत्री थे जयललिता राजस्थान के। तो दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 13 है कि पंजाब में अपनाया जाने वाला रोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष डैश के महीने में मनाया जाता है। जो कहता है पंजाब में रोहड़ी त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है, तो पंजाब में रोहड़ी त्यौहार जनवरी के माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह हेल्थ एयर हेल्थ प्लानेट 2021 के डैश के विषय वस्तु थी। किसका विषय वस्तु था? नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए यह विषय वस्तु था। ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड यूनिटी निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम ऑर्गेनिस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो स्त्री केसर एक फूल का भाग होता है। सिरा विन्यास नहीं होता है, सिराए नहीं होता है, और मध्य सिरा भी एक फूल का भाग नहीं होता है। स्त्री केसर क्या है? फूल का भाग होता है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली। ऑप्शन नंबर 2। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? कौन सी एक मृदा संरक्षण की विधि है? मृदा संरक्षण का होता है कि मृदा को हम जो है बर्बाद नहीं करेंगे। वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा मृदा बर्बाद नहीं होता है, मृदा को हानि नहीं पहुँचता है? तो क्या है? ओवर ग्रेजिंग एक ऐसी विधि है जिससे मृदा को कोई हानि नहीं पहुँचता है। शेल्टर बेल्ट के द्वारा मृदा को हानि पहुँचता है। इंटरक्रॉपिंग के द्वारा मृदा को हानि पहुँचता है। रॉक डैम के द्वारा मृदा को हानि पहुँचता है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग के द्वारा मृदा को हानि नहीं पहुँचता है, मृदा सुरक्षित रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है एशिया फुटबॉल कप 2019 के मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? कि बोला एशिया फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी किसने किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है
क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित एवं निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? कौन ऐसा जो है शहर है विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित हैं, अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है वो, और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? कौन सा एक विश्व विरासत स्थल है जो कि मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित हैं, अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है? कौन है? हम्पी। हम्पी एक ऐसा जो है शहर है जो विजयनगर के मध्यकालीन एक हिंदू राज्य से संबंधित हैं और अपने खंडहरों के लिए भी हम्पी प्रसिद्ध हैं, और ये जो है विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसको विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? विश्व विरासत स्थल किसको घोषित किया गया है? तो हम्पी को विश्व विरासत स्थल, हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए दोस्तों, अगर हमारे साथ आप जुड़ के अध्ययन करते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि आपको कांस्टेबल जीडी में जीके जीएस से जितना अधिक से अधिक हो सके आपको मार्क्स दिलाने का प्रयास करेंगे, और हमारा विश्वास है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो बहुत अच्छे तरीके से कांस्टेबल जीडी में जीके जीएस के जो सवाल हैं उसको बहुत आसान से हल कीजिएगा, क्योंकि हम वही सवाल को लाए हैं जो कांस्टेबल जीडी में पूछा गया था। और अभी जो समय बचा है केवल वही समय बचा है जिससे कि हम ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सके। अभी वो समय नहीं रहा कि जो एक क्वेश्चन लाते हैं और 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं और 2 घंटा का क्लास होता है या 1 घंटा का क्लास होता है, 10 क्वेश्चन उसमें पढ़ते हैं। वही उससे पढ़ने के बाद होगा क्या कि एक क्वेश्चन जो जिस तरह का क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है, अगर यदि जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भूल जाइएगा और दूसरा बात याद रह जाएगा। इसलिए केवल अभी क्वेश्चन का जो है फास्ट रिवीजन कीजिए, और अब जो समय बचा है उसमें केवल फास्ट रिवीजन करिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो है आपको कांस्टेबल जीडी में बहुत ज़्यादा नंबर जीके जीएस में प्राप्त करवाएंगे। तो दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा, क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के उपरांत से संबंधित है? बोल रहा है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी एक धारा है जो कि महिलाओं की सहमति के बिना महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। अगर कोई महिला गर्भपात नहीं कराना चाहता है, अगर कोई ज़बरदस्ती गर्भपात करा दिया है तो वो धारा 313 के अंतर्गत जो है कोर्ट में केस कर सकते हैं और आप जेल भी जा सकते हैं। इसलिए कभी भी अपने जीवन में भारतीय दंड संहिता धारा के अनुसार किसी भी महिला को गर्भपात कराने का प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए और नहीं देना भी चाहिए। इसीलिए इससे अगर यदि वो कोर्ट में जाके केस कर देगा तो आप फंस सकते हैं, और ये भी एक कानूनी दंड के अंतर्गत आता है। इसलिए ये एक अपराध के अंतर्गत रखा जाता है। किसी महिला का अगर आप गर्भपात कराते हैं तो एक अपराध कर रहे हैं, इसलिए ये एक अपराध के अंतर्गत आपको घोषित कर दिया जाएगा अपराधी। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। पढ़ाई के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, अगर यदि ये बात आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो आपका पढ़ाई व्यर्थ है। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे? बोल रहा है कि टेस्ट में भारतीय बल्लेबाज कौन है जो 13 शतक बनाया है? ठेठी में बोल सकते हैं कि भारत का कौन ऐसा बल्लेबाज है जो कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है सबसे पहले? तो कौन बनाया है? ये सभी को याद होगा, वीरेंद्र सहवाग।
वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान में जो था 300 रनों की पारी खेला था। टेस्ट में 300 रन से ज़्यादा बनाया था। कौन बनाया था? वीरेंद्र सहवाग ने। कहाँ पे बनाया था? मुल्तान में। कहाँ बनाया था? मुल्तान में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? बोल रहा है कि कौन एक बैरन द्वीप की अनूठी विशेषता है। तो बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है एक भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन क्या है? एक भारत का अनूठी सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन क्या है? भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप में भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसको कि बैरन द्वीप एक के अनूठी विशेषता है, सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आपको कमेंट बताना है कि बैरन द्वीप में जो भारत की एक अनूठी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है उसको क्या बोलते हैं। इसको आपको कमेंट में बताना है। अगर यदि कमेंट में आप इस सवाल का गलत या सही जवाब देते हैं तो आपको रिप्लाई दिया जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहले आप कमेंट में इस सवाल का आंसर दीजिए, फिर उसके बाद जो है आप गलत हैं या सही हैं उसका रिप्लाई हमारी ओर से दिया जाएगा। और प्रत्येक जितने भी हमारे क्लास से विद्यार्थी और अध्ययन करने वाले कांस्टेबल जीडी के जुड़ेंगे उसको जो है हमारे ओर से विशेष रूप से विशेष रूप से जब भी कोई दिक्कत हो जीके जीएस मैथ में कहीं भी, तो हम उधर से एसएमएस यानी कि एसएमएस कर सकते हैं या तो कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कमेंट करना ज़रूरी है, इसलिए कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। कमेंट करके आप पहले तो देखिए कि रिप्लाई मिलता है या नहीं मिलता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है। चलिए, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? उकाई बांध एक ताप्ती नदी पर स्थित है। दोस्तों उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है। ये अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 का पहले सेट पूछा जाता था, इसीलिए 25 फुल में फुल हम क्वेश्चन जीके जीएस का लाए हैं। ये नहीं कि 10 क्वेश्चन ला लिए और 1 घंटा से उसको हो कर रहे हैं, चैनल पे लाइव कर दिए हैं, ये होगा, 1 घंटा से पढ़ा रहे हैं और 10 क्वेश्चन पढ़ा दिए और जो है अपना काम निकाल के चल दिए। वो नहीं करना है। अभी केवल वही समय बचा है कि केवल अध्ययन ही करना है और ज़्यादा फास्ट में। अब वो समय नहीं रहा कि हम जो है पूरा किताब निकाल दिए हैं, एकदम जो है उसको एक और से थ्योरी वाइज पढ़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए और जो है क्लास का आनंद लीजिए। तो 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने डाइस अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिया है, MSP मिनिमम प्राइस। बोल रहा है कि अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने डाइस अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय कर दिया है। तो सरकार ने 7 अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। कितने अनाजों के लिए किया है? 7 अनाजों के लिए। अक्टूबर 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। कितने अनाजों का? 7 अनाजों का जो है मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। तो दोस्तों हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी लाइक करने के लिए बोलिएगा और अपने दोस्तों को जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा, इससे हमें सपोर्ट मिले। हमारे तो जो दोस्तों आपकी सपोर्ट की बेहद हमको ज़रूरत है। जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो तब तक जो है हम अपने प्रयास को कैसे आगे बढ़ाएंगे, जब तक आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हमारा हिम्मत भी
और आगे बढ़ेगा और हम जितना हो सकेगा क्या हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई हमारी ओर से ज़रूर दिया जाएगा। एक बार कमेंट करके आप ज़रूर देखिए। दोस्तों हमारी क्लास से ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, टेलीग्राम पे शेयर कीजिए वीडियो को पहले, और जो है हमारे साथ क्लास का आनंद लीजिए। तो दोस्तों आज इतना सा ही। तो दोस्तों हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप प्लेलिस्ट ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस पे जाइए और वहाँ जाके प्लेलिस्ट जो है कांस्टेबल जीडी 2023 का GK/GS उस पे जाके पढ़िए और हमारे साथ आनंद लीजिए। दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद।